नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं राम गोपाल और राजस्थान लीडर्स एसोसिएशन तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज मेरे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र छात्राएं। और सीयूटी यूजी एग्ज़ाम के बाद डीयू की लाइफ कैसी होती है, बिकॉज डीयू एक बहुत ही रेप्यूटेड और फेमस यूनिवर्सिटी है पूरे देश का। और देश के डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे राजस्थान हो, आंध्रा हो, केरला हो, कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो। तो आज हम स्टूडेंट्स से जानेंगे कि यहाँ की कॉलेज लाइफ कैसी है, हॉस्टल्स कैसे मिलते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी सोसाइटीज़ होती हैं और स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे अपना करियर आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या उन्हें नया एक्सपोजर मिलता है जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल पाता है। तो इन तमाम बातों का हम डिटेल से जानेंगे स्टूडेंट्स के साथ में। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय करते हैं सभी से वन बाय वन कि आप कौन से कॉलेज से हैं, क्या कोर्स है आपका, वहाँ का कॉलेज का कैसा माहौल है, कैसी लाइफ है, क्या क्या सोसाइटीज़ है वहाँ पर, कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है, इन तमाम बातों को हम डिटेल वाइज जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे। यस, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू भैया। मेरा नाम समीर है, मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से हूँ। मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम हिंदी प्लस हिस्ट्री है और मैं श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में हूँ। मेरा नाम अमूल्या है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम और हिस्ट्री प्लस तेलुगु। आई एम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। Hello everyone, my name is Bhumika. I am from Rajasthan and currently I am pursuing my master's degree in applied psychology from South Campus, DU. Thank you. सो हेलो एवरीवन, खमा गणी नमस्कार। मेरा नाम विष्णु बिश्नोई है और भगत सिंह कॉलेज सेकेंड ईयर साउथ कैंपस, और इंग्लिश और हिस्ट्री मेरा कॉम्बिनेशन है। और हाँ, हेलो एवरीवन, मेरा नाम संगम बिश्नोई है। मैं श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला हूं और अभी मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज में पढ़ रहा हूं और मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी है। थैंक यू। सो आपने देखा कि सभी स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज से और अलग अलग कॉलेजेस से हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साउथ कैंपस का कॉलेज वेंकटेश्वर कॉलेज से दो स्टूडेंट हमारे साथ में हैं। तो वेंकटेश्वर कॉलेज का कैसा माहौल है, यहाँ पे कितनी फ़ीस है और कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं समीर और अमूल्या से। यस समीर प्लीज़। थैंक यू भैया। जैसे कि फ़ीस तो जैसे मेरी फ़ीस लगभग 19 से 20 हज़ार है और नॉर्मली कोर्स वाइज वेरी करती है। 15,000 से लेके 22,000 के लगभग सभी तक की फ़ीस है। और माहौल बहुत बढ़िया है, बिना कोई रैगिंग नहीं है और सब कुछ बढ़िया। सीनियर्स भी बढ़िया ट्रीट करते हैं और यूनियन भी अब की बार बहुत बढ़िया है। ओके, नाइस नाइस। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आपका सीयूटी यूजी में कितना स्कोर था, आपने कितना टाइम प्रिपरेशन किया है सीयूटी यूजी के लिए? बिकॉज जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो सब सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्ज़ाम देने वाले होंगे। तो वो लोग सोचते हैं कि कॉलेज कितनी कट ऑफ जाती है साउथ कैंपस के कॉलेजेस की या नॉर्थ कैंपस की। तो आप थोड़ा अपना मार्क्स के बारे में थोड़ा डिस्क्लोज़ करें, बताएं स्टूडेंट्स को कि कितना पढ़ना होता है, कितना टाइम आपने प्रिपरेशन किया, तो इस बारे में ज़रूर बताएँ। I prepared after my 12th and there is no information about CUET in Andhra Pradesh in recent times. So I studied in Hindi medium itself and there is language barrier क्योंकि मैं आंध्रा से हूँ, मेरे को हिंदी इतना समझ में नहीं आ पाया। एंड फर्स्ट टाइम इन सेंटर वाज स्टेट, सो इतना ढंग से भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो यू हैव टू रीड वेल बिकॉज नॉर्थ से ज़्यादा कंपटीशन आएगा क्योंकि नॉर्थ के लोग से CUET पूरा पता है और साउथ के से इतना पता नहीं है। तो इसीलिए आप ज़्यादा पढ़ना है और वीडियोस सारे यूट्यूब में मिल जाएगा और अच्छा ही है। मेरा 500 प्लस मार्क्स है। सो नेक्स्ट हम जानते हैं विष्णु और संगम से कि आपका सीयूटी यूजी एग्ज़ाम को लेके क्या रवैया रहा, कैसे तैयारी की, कि आपको सीनियर से गाइडेंस मिला, और एक अभी आरएलए का जो हेल्प डेस्क चल रहा है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, वो स्टूडेंट्स किस तरह से मदद कर पा रहा है। तो उसके बारे में आप लोग ज़रूर स्टूडेंट्स को बताएं ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उनको एक एक्सपोजर मिले डीयू के स्टूडेंट से कनेक्ट होने का, और वो जब यहाँ आए तो उन्हें ऐसा फील नहीं हो कि हम अकेले हैं। तो आरएलए इस बारे में किस तरह वर्क कर रहा है उसके बारे में ज़रूर बताएँ आप लोग। थैंक यू भैया। सो सबसे पहले तो बात आती है कि CUET से रिलेटेड की बात आती है। तो जैसे CUET में मेरे स्कोर थे 696 थे आउट ऑफ 800। सो लाइक वो स्कोर काफ़ी अच्छे थे, बट जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राजस्थान से ही होंगे जो देख रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और जो CUET में जो कॉम्बिनेशन बनता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड दिक्कत होती है। तो उसकी वजह से मैं बस BA प्रोग्राम कोर्स के लिए एलिजिबल था, इसलिए मतलब मुझे इतना लगभग स्कोर आए होने के बाद भी मतलब साउथ कैंपस मिला। मतलब मैं ये नहीं कह रहा साउथ कैंपस की कॉलेज कोई मतलब ऐसे हैं, बट स्टिल मतलब वो एक हाइप रहती है कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, ये वो है।
तो अगर मतलब ये यही स्कोर मेरा इन जनरल होता और अगर मैं सारे कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल होता तो नॉर्थ कैंपस का कोई ना कोई कॉलेज कोर्स मिल जाता इजीली। तो और जहाँ तक की प्रिपरेशन की बात है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो NCERTs की रीडिंग्स हैं, जो हमारे 12th में सिलेबस है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं एकदम, तो उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। और एक लैंग्वेज से रिलेटेड भी पेपर होता है, तो आई वुड सजेस्ट कि उसके लिए लूसेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। अगर उस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो लैंग्वेज क्लियर हो जाता है। बाकी अगर जनरल टेस्ट आप परस्यू कर रहे हो तो उसके लिए यूट्यूब वीडियोस इनफ है। रीजनिंग, नॉर्मल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो मैं RLA के बारे में भी बताऊंगा, इससे पहले संगम से जान लेते हैं कि CUET से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो CUET स्कोर था वो 680 था आउट ऑफ 800। और CUET के लिए जैसे विष्णु भैया ने बताया कि NCERT की जो रीडिंग्स है वो बेस्ट है, और बाकी आप जितना से ज़्यादा मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट सीरीज़ दोगे, मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और कॉलेजेस की बात है, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग मेरिट होती है, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। और कॉलेजेस की बात करें तो साउथ कैंपस में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, नॉर्थ कैंपस में भी, और अलग अलग कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। अलग अलग कॉलेजेस में आपको सोसाइटीज़ मिलती हैं जो आप अपना टैलेंट है वो वहाँ पे डेवलप कर सकते हो, लाइक डांस, म्यूज़िक, इनकी तरफ। तो ये आप CUET के लिए कर सकते हो। राइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से कि साउथ कैंपस में वेंकटेश्वर कॉलेज और पास में इधर ARSD कॉलेज है, तो यहाँ पर कौन कौन से सोसाइटीज़ हैं, लाइक स्टूडेंट्स को किस तरह एक्सपोजर मिल रहा है, वो अपने स्किल्स को और कौन कौन सी हैबिट्स को यहाँ आके डेवलप कर सकते हैं। आपने कुछ नया सीखा हो तो ज़रूर आप एक्सपीरियंस शेयर करें अपना। देखिए भैया, सबसे पहले तो जो मेन सोसाइटीज़ है जैसे NCC और NSS, जो सोशल सर्विस है, आप उनमें भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई UPSC प्रिपेयर करना चाहता है तो सभी कॉलेजों के अंदर लगभग UPSC के लिए भी सोसाइटीज़ है, एक्सोडियम वगैरह। और जो डांस के लिए है, म्यूज़िक, ग्राफिक डिज़ाइन, अलग अलग टैलेंट को अपने जो स्किल्स को और बेटर करना चाहते हैं तो सभी कॉलेज में अलग अलग सोसाइटीज़ है जिनसे वो अपनी स्किल्स को और बेटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमूल्या, यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस एनीथिंग? आप हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की कैसी लाइफ है यहाँ पर? हॉस्टल्स के लिए कितना क्या प्रोसेस रहता है, इजीली मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है ना? इस बारे में आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल भैया, हॉस्टल मेरे को 1 मंथ के बाद मिला था और इसके बाद हॉस्टल बढ़िया होता है, मतलब लोग मिल पाते हैं, एक्सपोजर मिलता है, आप दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरियस कल्चर्स एंड एवरीथिंग। एंड वो सब का फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं हॉस्टल्स में। और सोसाइटी में मैं NSS में था, सोसाइटी फर्स्ट ईयर ऑफ NSS में था, तो आपको दूसरे प्लेस के जाकर उधर लोग कैसे रहते हैं, कैसे हम if you want to be any social service, how can you done, you can know by NSS. So I even NSS, so there is an exposure of every society, नृत्यांगन, डांस सोसाइटी, ये सब का एक्सपीरियंस आप मिल सकता है। सो वी हैव नाउ मास्टर स्टूडेंट्स ऑल्सो एज वेल। इनफैक्ट मैं भी एक मास्टर स्टूडेंट हूँ, तो हम जानेंगे भूमिका जी से कि आपने CUET UG DU से किया है, आई मीन UG का जो डिग्री DU से किया, उसके बाद आप PG DU से परस्यू कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जो जर्नी है, ये किस तरह से आपने ट्रांसफॉर्म किया, क्या क्या आपने इसमें मेहनत किया, किस तरह से आप स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहेंगे कि आप UG के स्टूडेंट हैं तो PG में किस तरह से यहाँ आगे पढ़ाई कर सकते हैं, आगे कैसी लाइफ होती है, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के बारे में आप क्या मैन डिफ्रेंशिएशन करना चाहेंगे, पीस वाइज, एकेडमिक, वट एवर यू वांट टू शेयर प्लीज़। So I believe that there is no such differentiation between South and North, but it's like we all made it. Like एक्चुअल प्लेस में हम देखें तो वहाँ पर ऐसा डिफरेंस नहीं होता, बट हमें कुछ चीज़ों से डिफ्रेंसिएशन देखा जाता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं, उनसे नॉर्थ साउथ में डिफ्रेंसिएशन आता है। सो एट माई टाइम, मेरे समय पे CUET UG नहीं आया था, मेरा मेरिट बेसिस पे हुआ था। सो आई गॉट 95% इन माई 12th। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मुझे JMC मिला, और JMC इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में था उस टाइम पे। तो आई फील लाइक इट वाज द गुड अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट। एंड एक गांव एरिया से आना और एक शहर में खुद को तब्दील करना और एकदम से खुद को एक निखर के एक इंसान देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब जब आपको इंग्लिश बोलने में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता और आप ऐसी जगह पे आते जहाँ पर इंग्लिश को एक सुपीरियर चीज़ें मानी जाती है, बट यहाँ पर खुद को 5 साल में देखते हुए मुझे आज फील होता है कि इंग्लिश सिर्फ एक माध्यम रह गया है। आप इंग्लिश सिर्फ उस
जगह पे यूज़ करो जहाँ पर एक मीडिएटर के वे में आपको बातें बतानी किसी को. As I completed my UG from Jesus and Mary College, and I completed through like bachelor's program in psychology and philosophy, and my college was, I feel it was the best for psychology as it comes under the top 10 and 20 colleges in India. The exposure was very good. Like being in South Campus, Jesus and Mary was like giving me the practical and the most rigorous coursework. And I learned a lot from that college, and at that time I came from a village setup, and coming here and learning all these things made me feel like I grown up like in a very beautiful way. Also यहाँ पर मैंने बैचलर्स के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर CUET एंड सम अदर थिंग दैट आई वांट टू वर्क ऑन, एंड आई टुक इन दैट 1 year I prepared for CUET PG also. I only took 4 months. I rigorously studied for 4 months for CUET PG, and I want to share and give an advice to the juniors of me who are in UG and wants to pursue masters in Delhi University or any other university they are looking for. I would suggest that if possible you do your preparation for your entrances in the UG itself, because it will save your time and you will learn a lot of things in that. Because अगर आप मास्टर्स के लेवल का अगर आप सोच रहे हो तो आप अगर उसको UG में ही पढ़ लोगे तो आपकी ग्रोथ लेवल वैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी. आपके पास इतना बड़ा ब्रॉड माइंडसेट हो जाएगा कि आप चीज़ों को अलग नज़र से देख सकते हो. और जब आप UG के बाद आओगे तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है एंट्रेंस के एग्ज़ाम तक के लिए. तो आप उस दौरान में अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं ना. आप क्लियर कर लोगे तो आपके लिए बेटर है. आप 1 साल का ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा. लाइक आई ऑल्सो टुक. यू विल सेव योर टाइम. एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट टू टेक पार्टिसिपेट इन इंटर्नशिप्स, because there are societies also which gives you real life exposures, but if possible try to go outer side of your college, like any government ministries which are providing social services, internships and all. Try to make sure that you are exploring yourself, your strength, weaknesses, so that you know where you can go for your masters, or do you want any master's degree or not, or you want to go for some businesses or some other things. So just explore yourself. Don't stick to just only syllabus of your program or like only books. Go outside of that spectrum also. So thank you. सो थैंक यू भूमिका जी. आपने बताया कि आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. तो अभी मैं हमारे जो साथ में विभिन्न छात्र छात्रा हैं, मैं इन सबसे पूछना चाहूँगा कि आपने कौन सी सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया. आपको DU की कौन सी बात सबसे बेस्ट लगती है कि आप सोचते हैं कि ये बात मुझे DU में सीखने को मिल सकती है, अदर यूनिवर्सिटी में नहीं ऐसी चीज़ें हैं. ऐसी कुछ DU की जो स्पेशल बातें आप सिखाना चाहेंगे. कोई आपके ऐसे फ्रेंड्स बने हों जो अदर स्टेट से हों. हो सकता है आपने पहले कभी नहीं सोचा हो कि मेरे ऐसे अदर स्टेट से फ्रेंड बन जाएंगे, या कोई ऐसी सोसाइटी में एक्टिविटी आपने सीखी हो, तो आप ज़रूर शेयर करें. हाँ, तो भैया जैसे आप बता रहे थे कि एक्सपीरियंस से रिलेटेड एंड सोसाइटी से रिलेटेड, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट जैसे मेरी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है. तो फिर जैसे मैं यहाँ DU आया तो यहाँ पे देखा कि इतनी सोसाइटीज़ लगे हैं, ये कल्चर है. कोई गाना बजा रहा है बैठ के अच्छे से अपना चिल कर रहा है, कोई मतलब डिबेटिंग सोसाइटी वाले डिबेट कर रहे हैं, पोइट्री वाले पोइट्री कर रहे हैं, मतलब और जो दूसरी ड्रामेटिक सोसाइटी वाले अपना ड्रामा दिखा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की. तो तब उसी दिन मैंने पहले दिन सोचा कि कम से कम अगर वहाँ में माहौल नहीं मिला तो अगर यहाँ मिल रहा है तो हमें उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए. और वो होता है ना जो एक बार जो किसी भूखे के सामने बहुत सारा खाना रख दे जो होता है, वो चीज़ मेरे साथ हो गई. तो मैंने शुरुआत में अगर मैं बात करूँ, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में 8 सोसाइटीज़ में था कॉलेज में. तो मैं सब सोसाइटीज़ में था जितनी, और कम से कम मैंने शुरुआत में 10-15 सोसाइटी इंटरव्यू दिए होंगे या जितने भी हो. मतलब मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन की, चाहे वो डिबेटिंग सोसाइटी हो, चाहे वो पोइट्री सोसाइटी हो, क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी हो, या मतलब NSS से रिलेटेड मैंने उनसे भी काम किया. सोशल वर्क RM करके ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल वर्क जो करता है, वो सारी सोसाइटीज़ मैंने ज्वाइन की. तो
तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जब शुरुआत में, आज अगर मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ये काम कर पा रहे हैं हम सारे एक जगह बैठ के, और आप लोगों को गाइड करने के लिए भी हमने जो एफर्ट लगा पा रहे हैं, तो उसी का नतीजा है कि हम कर पा रहे हैं ये चीज़ें। तो एक सोसाइटी में होते हैं तो एक लीडरशिप पोजीशन मिलती है जब आपके पास, तो आपको पता चलता है कैसे टीम वर्क होता है, कैसे किसी से बात करनी है, कैसे किसी को अप्रोच करना है, कैसे आपको अपने लिए मतलब आपको अपना हित साधने के लिए दूसरे को मनाना है कि भाई आओ इंटरव्यू दो, आ जाके बैठ के सामने हमें यह बात रखनी है। तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप जब दूसरे कॉलेजेस में जाते हो, डिबेट करते हो, कंपटीशन करते हो एक दूसरे से, तो जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस होती है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग कंट्री के आज अगर मतलब मैं मानूँ मतलब 28 स्टेट है इंडिया में, तो हर स्टेट में कोई ना कोई जो होगा जो मैं जानता हूँ। तो वो आई थिंक अगर हम राजस्थान में या किसी नॉट ओनली राजस्थान किसी दूसरे स्टेट में होंगे तो शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। डीयू की सबसे बड़ी जो बात मुझे लगती है वो यही है कि यहाँ पे एक ये सोसाइटी वाला जो कल्चर है, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, कॉम्पीट कर सकते हो, सीख सकते हो। और एक ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है कि आप अलग अलग कल्चर से सीख सकते हो। मतलब इधर आप नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी वो अपना कल्चरल इवेंट में अपना कल्चर दिखा रहे हैं, हम मतलब साउथ वाले जो स्टूडेंट है वो अपना कल्चर दिखा रहे हैं, हम अपना दिखा रहे हैं, लद्दाख से आ रहे हैं वो अपना कल्चर दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी और भी चीज़ें हैं, बट संगम आपका एक्सपीरियंस सोसाइटी और तो डीयू का जो बेस्ट पार्ट है वो मुझे सोसाइटीज़ का ही लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आया था तो मैं किसी को जानता नहीं था, मतलब तो विष्णु भैया से मैंने इंटरेक्ट किया फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने मुझे अलग अलग सोसाइटीज़ के बारे में बताया कि मैं सोसाइटीज़ में इंटरव्यूज़ दूँ। तो जैसे 2-3 सोसाइटीज़ मैंने ज्वाइन भी करी, जैसे लाइक डिबेटिंग सोसाइटी मैंने ज्वाइन करी। तो इससे क्या होता है, आपको अलग अलग कॉलेजेस में जाने का मौका मिलता है, वहाँ आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है एक तो, और आपको नई नई चीज़ें सीखने का मिलता है। और जैसे कॉलेजेस के अंदर अलग अलग ऑल ओवर इंडिया बच्चे आते हैं, हर स्टेट से बच्चे आते हैं, तो आप उनसे मिलते हो, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और जैसे ये जो सोसाइटीज़ हैं, जैसे भैया ने बताया था कि एक जो यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो हर कॉलेज में एक सिविल सर्विसेज सोसाइटी होती है हर कॉलेजेस के अंदर, तो वो जैसे टाइम टू टाइम सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करवाती है, जो अलग अलग प्रोफेसर्स आते हैं लाइक जेएनयू से, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, वो अपने व्यूज़ शेयर करते हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इतना कुछ बताया। तो आपने देखा स्टूडेंट्स की डीयू में डाइवर्सिटी इन यूनिटी वाली बात हमें दिखती है, और सोसाइटी जो होती है वो हमें लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, इस तरह की जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स मैं कह सकता हूँ, या आपको जो एक एक्सपोजर मिलता है लाइफ स्किल्स का, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप भी यदि डीयू में आने की सोच रहे हैं सीईटी यूजी के बाद, तो बिल्कुल अभी थोड़ा समय बचा है, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, और आरएलए की जो हेल्प डेस्क है उससे जुड़े रहिए। वो आपको हेल्प डेस्क बताएगी कि आपको यहाँ पर नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज कौन से हैं, साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज कौन से हैं, आपको काउंसलिंग किस तरह से करना है, यहाँ पर कोई गलती ना हो जाए। तो इन तमाम जो बारीकी से तमाम छोटी छोटी बातें, उन पर बिल्कुल आपको ध्यान से हर स्टेप पे चलना है, तभी आप यहाँ पहुँच पाएंगे। बिकॉज डीयू में आने का एक ड्रीम जो बहुत बच्चों का होता है, बहुत बच्चे नहीं आ पाते हैं, वो एग्ज़ाम में अच्छा कर जाते हैं बट काउंसलिंग में कहीं मिस्टेक कर जाते हैं, या फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा, और ज़रूर आइएगा, और अपनी लाइफ को एक दूसरी जो अच्छी साइड है वो आपको देखने में यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि जो डीयू में फेस्ट जो है बहुत यहाँ पर फेमस है, हर कॉलेज में अलग अलग कोई ना कोई फेस्ट होता है। तो अभी जैसे हिंदू कॉलेज का मैक्का फेस्ट है, वो कुछ दिनों में आने वाला है, आई थिंक कुछ दिनों पहले केएमसी का हुआ है, आपके कॉलेज का फेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर फेस्ट का एक अच्छा माहौल है। लाइक हम फेस्ट के बारे में सुनते हैं नॉर्मली आईआईटीज़ में होते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होते हैं, बट डीयू में के अलग अलग कॉलेज में फेस्ट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आप सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह पे देखते ही होंगे, तो इन स्टूडेंट से जानेंगे कि फेस्ट में कैसे जाते हैं लोग, वहाँ पे क्या होता है, कैसे देख पाते हैं, और फेस्ट वो कितना एंजॉय कर पाते हैं, और क्या ज़रूरी है फेस्ट होना। और साथ ही हम स्पोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा जानते हैं। तो आप बताइएगा फेस्ट के बारे में जरूर अपने कॉलेज का। भैया फेस्ट जैसे कि डीयू के लगभग सभी कॉलेज में लगभग फेस्ट होते हैं। जैसे पीछे कुछ दिन पहले जैसे वेंकी में फेस्ट हुआ था, वहाँ अलग अलग आर्टिस्ट आए थे। जैसे हमें कुछ होता भी, हमारे फेवरेट सिंगर होते हैं जिनसे हमें मिलने का मौका मिल जाता है फेस्ट के द्वारा। जैसे हमारे कॉलेज में अभी जावेद अली आए थे, तो हमें इतना अच्छा लगा भी, क्योंकि सारे दिन एकेडमिक्स होता है, उसके बाद डीजे नाइट हो, एंजॉय करते हैं सब लोग, तो फेस्ट से बच्चों का एक बर्डन थोड़ा कम हो जाता है और बच्चे एंजॉय कर पाते हैं। अलग अलग कॉलेज से भी बच्चे आते हैं, उनसे भी हम मिल पाते हैं, और विभिन्न जो हम चाहते हैं भी हम हाँ इनको लाइव देखें, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास उतने पैसे नहीं है भी उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखें। और कॉलेज में हम बिना पैसों के बस फीस भरो और फेस्ट में देखो। और इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हाँ बहुत अच्छा है, डीयू के अंदर मौके बहुत मिलते हैं। जैसे
हमारे कॉलेज से ही एक बहुत बड़ा स्टार ऋषभ पंत, वो भी हमारे कॉलेज से पास आउट है। तो देख लो भी स्पोर्ट्स ड्यू का बहुत अच्छा है। और अलग अलग स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ भी है, जैसे हमारे स्पोर्ट्स में क्रिकेट के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर एक प्रोग्राम से बच्चों के ट्रायल्स लेते हैं। जो इंटरेस्टेड हो ट्रायल्स दो, आपको टेनिस से खेलना टेनिस से टूर्नामेंट खेलो, लेदर से खेलना लेदर से खेलो। और गर्ल्स को भी स्पोर्ट्स में बैडमिंटन वगैरह हुए, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सब में गर्ल्स बॉयज़ बिल्कुल इक्वल रेशियो चलता है। अमूल्य, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आपने कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, और सेकंड थिंग, आपने कौन से कॉलेज के फेस्ट में ज़रूर गए हैं, बताइएगा। भैया मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट गर्ल्स नॉर्मली वी प्ले इन हॉस्टल्स एंड ऑल. इन हॉस्टल participation I play badminton, and I went to fest like one college, I don't, ERSD. सो अब हम जानेंगे कि फ्रेंड से भी जानेंगे कि फेस्ट के बारे में। साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि अलग अलग कॉलेजेस में आपने डीयू का स्टूडेंट यूनियन बारे में जरूर सुना होगा। डूसू इलेक्शंस काफ़ी फेमस हैं। रिसेंट ईयर्स में डूसू के प्रेसिडेंट का अपना अलग ही एक जलवा कह सकता हूँ, सोशल मीडिया पे अपनी छवि के रूप में उभर रहे नए लीडर्स के रूप में। तो हम जानेंगे कि भूमिका आपसे कि आप डूसू इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं और यहाँ के लीडर्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर पॉलिटिकल करियर का कोई ऑप्शन है? डूसू इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक ये मौका देता है हमारे हर स्टूडेंट में, मतलब हर बच्चे को ये मौका मिलता है कि वो लीडर के रोल में आ सके। और इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। प्रोज हो जाते हैं कि हमें एक लीडरशिप का मौका मिलता है, हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो हमारे साउथ और नॉर्थ में है उन दोनों के बच्चों की हेल्प करना, एक मीडिएटर बनना, वो मौका मिलना एक दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जहाँ पर पूरे देश से बच्चे आ रहे हैं उनको गाइड करना, इट इज़ ए वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे ही मिलती है। और कॉन्स भी होते हैं, कभी कभी हम किसी रिसोर्स का मिसयूज हो जाता है, कभी कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, कुछ पढ़ाई में मिसबैलेंस हो जाता है, कभी कभी मनी मैटर में भी लाइक मनी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो इट्स लाइक ओवरऑल इट इज़ ए वेरी गुड थिंग फॉर स्टूडेंट वेलफेयर। सो मेरे टाइम पे CUET UG नहीं था, मेरा मेरिट बेसिस पे एडमिशन हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और मेरे को इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में जब एडमिशन मिला तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि कमिंग फ्रॉम ए रूरल सेटअप आपको बहुत चीज़ों से फ़ाइट करना पड़ता है जब आप एक सिटी सेटअप में आते हो। इंग्लिश लैंग्वेज का हो जाता है, थोड़ा बहुत कल्चर इशू हो जाता है, और आप खुद को एक नई जगह पे देखते हो तो आपको वैसे ही होम सिकनेस इश्यूज़ आते हैं। और जब मैं बैचलर्स में थी मैंने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी, लाइक मैंने अपनी सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट किया, इंटर्नशिप्स के लिए देखा। हालांकि मैंने इंटर्नशिप्स नहीं करी बट एक्सप्लोरेशन मैंने बहुत किया कि हाउ टू ग्रो। एंड आई वुड सजेस्ट टू जूनियर्स कि अगर आपको मास्टर्स करनी है, आपको अगर उसी फील्ड में अगर आगे जाना है तो आप UG में ही माइंडसेट बना लें, ताकि आप अपना आगे 1 साल ड्रॉप लेके या फिर ड्रॉप ईयर्स ना वेस्ट करें। एंड आई गेव माई CUET PG रिसेंटली एंड आई गॉट थ्रू साउथ कैंपस इन मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको मास्टर्स करनी है या फिर किसी भी और फील्ड में जाना है तो आप UG लेवल से ही डिसाइड करके प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, सो दैट यू सेव योर टाइम एंड रिसोर्सेज। दैट्स इट। सो नाउ आप लोग भी बताइए जरूर अपने कॉलेज के फेस्ट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। फिर हम उसके बाद जानेंगे कि यहाँ की NIRF रैंकिंग और दिल्ली का लाइफ कैसा है। ज़रूर। तो भैया टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले जैसे कि DU के हर एक कॉलेज में फेस्ट होता है, बट हमारे कॉलेज में जो प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि वो कितनी कल्चरल एक्टिविटीज़ को छूट देते हैं और कितना उनका उनकी प्रायोरिटी रहती है। तो जैसे कि हमारे कॉलेज में अभी एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना है और जो कॉलेज के एकेडमिक्स हैं उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए वो कल्चरल एक्टिविटीज़ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमारे कॉलेज का फेस्ट मतलब उतना जितना होना चाहिए उतने दूसरे कॉलेजेस की तरह उतना बड़ा नहीं होता है। बट स्टिल जैसे हमारे मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज है, तो अब इवनिंग कॉलेज का फेस्ट हुआ था तो उसमें भी अच्छा मतलब हुआ है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मतलब बाहर से बैंड्स वगैरह आते हैं, परफॉर्म करते हैं। और हमारे कॉलेज का फेस्ट है अभी आगे, तो हम देखेंगे कि वो कैसा होता है। और फेस्ट से रिलेटेड एक चीज़ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि इसकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि जो फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करते हैं वो सारे स्टूडेंट्स होते हैं। वो जो फंड्स लाते हैं, चाहे 1 लाख रुपए से लेकर 10-15 लाख कितना भी बजट है, लगभग सारा बजट
स्टूडेंट्स ही कलेक्ट करते हैं, अलग अलग स्पॉन्सर से लाते हैं। तो वो सारी चीज़ जो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजिंग टीम का जो पार्ट है वो सबसे बेस्ट टीम है, बेस्ट चीज़ है फेस्ट की। और लर्निंग के लिए यही है कि अगर आप स्टूडेंट यूनियन में हो, अगर आप स्टूडेंट यूनियन में काम करते हो तो कॉलेज की सोसाइटीज़ में हो, तो आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं, रुपए कहाँ से आएंगे, कैसे कंपटीशन होगा, कैसे क्राउड मैनेजमेंट होगा, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आई थिंक ये दूसरी कहीं जगह नहीं मिल सकती। अगर आप मतलब एक नॉर्मल कॉलेज से या आपने वहीं से करते हो, तो बहुत से लोग कहते हैं कि अगर बीए ही करना है तो मतलब दिल्ली क्यों आना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की कि अगर आप बीए भी कर रहे हो तो ये सारी जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये जो चीज़ें सीखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करती है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें सिखाती है। तो फेस से रिलेटेड चीज़ें ये। संगम, मैं जानना चाहूँगा कि डीयू का जो एलुमनाई बेस है बहुत बड़ा है। हम जानते हैं कि डीयू एक कॉलेज का जो एलुमनाई है, बड़े बड़े आज टॉप पोजीशंस में देश के लोग डीयू से पढ़ के निकले हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, हम फील्ड में देखें तो टॉप पोजीशन पे है। डीयू के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएंगे। वो यहाँ आते भी हैं, जहाँ जहाँ एलुमनाई मीट्स होते हैं हॉस्टल्स में, कॉलेज में, तो समय समय आते रहते हैं। तो संगम, मैं जानना चाहता हूँ कि आप डीयू में स्पोर्ट्स को किस तरह से देखते हैं? आप अपनी फिटनेस के लेके यहाँ पर डीयू में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, लाइक जिम या इक्विपमेंट्स, ग्राउंड के बारे में ज़रूर बताएँ। तो स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है कि डीयू ने बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स भी दिए हैं। लाइक भैया ने बताया था कि ऋषभ पंत जो हैं वो डीयू से ग्रेजुएटेड हैं। तो लाइक स्पोर्ट्स अलग अलग कॉलेजेस में ग्राउंड्स बने हुए हैं। जैसे अभी हमारे जो शहीद भगत सिंह कॉलेज है उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर काम चल रहा है। जो इंडोर बास्केटबॉल स्टेडियम है वो रेडी होगा, जिम के लिए जो है अलग रेडी होगा। तो हर कॉलेजेस के अंदर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ है। नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस जैसे SGTB खालसा, हिंदू कॉलेज, इनके अंदर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इनके लिए बहुत बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। और स्पोर्ट्स की बात करें तो हम अलग अलग जैसे डीयू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। जो अलग अलग मैचेस होते हैं, अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर जो टीम्स जो है यहाँ से खेलने के लिए जाती है, तो स्पोर्ट्स का बहुत बढ़िया यहाँ पर है। बिल्कुल। इस चीज़ से रिलेटेड एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अभी ओलंपिक्स हुए थे पीछे, तो उसमें आई थिंक, मुझे नंबर तो याद नहीं है एग्जैक्टली, बट बहुत लोग थे, जो काफ़ी लोग थे जो डीयू में पढ़ रहे थे अभी, लाइक यूजी या पीजी में, और वो लोग ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वहाँ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मतलब इन जनरल देखें तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हर जगह होती है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, बट कहीं कहीं हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अपनी लिमिटेशंस होती है, शायद हर जगह वो फैसिलिटी ना पहुंच पाए, बट इन जनरल स्पोर्ट्स आर गुड इन डीयू। राइट। सो नाउ मैं जानना चाहता हूँ कि जो डीयू है, क्या ये एलीट क्लास के लोगों के लिए बना है, या इसमें रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र से या पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, क्या वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं? तो आप सभी छात्र छात्राएं जो है CUT, UG और PG एग्ज़ाम्स को किस तरह से देखते हैं? जब से ये ओपन सिस्टम हुआ कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव बेस से, इससे क्या बेनिफिट हुए हैं? इससे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज बेस स्टूडेंट्स आ पाते थे, तो हो सकता है कि बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे पहले नहीं आ पा रहे थे, बट क्या आप लोगों को ऐसा महसूस होता है अभी ज़्यादा बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने के लिए यहाँ पर? समीर, आप बताएँ। देखिए भैया, जैसे पहले परसेंटेज बेस था तो वही बात थी, एलाइट स्कूल के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, कुछ बच्चे जिनको रिसोर्सेज प्राप्त नहीं हो पाते, तो उनको वही बात है अभी डीयू तक आने में वो सोचते थे भी काश मैं डीयू में पढूं। जैसे ही CUT UG आया तो छोटे से छोटा बच्चा, हालांकि उसके परसेंटेज अच्छे ना हो, लेकिन वो पढ़ के थोड़ी और मेहनत करके CUT UG के द्वारा डीयू में आ सकता है। जैसे कि राजस्थान बोर्ड में थे, लाइक परसेंटेज हमें, हमारी कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्ट थी, तो परसेंटेज बेस पे बच्चे सोचता था भी 80 है, 90 है, क्योंकि CBSE बोर्ड देखते हैं हम यहाँ पे 99%, 100%, लगभग बच्चे के 100% आ रहे हैं। तो सब के सब CBSE बोर्ड से, RBSE वाले सोचते भी काश मैं भी डीयू जाऊँ, पर जैसे CUT UG है तो राजस्थान वाले लोग हैं, उनका परसेंटेज यहाँ पे बढ़ा है। इस साल भी देखें तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे राजस्थान से हैं, मेरे कोर्स के अंदर 15-20 हैं। तो ये अब CUT UG के द्वारा ऐसा नहीं है भी सिर्फ एलाइट क्लास के बच्चे, यहाँ पे मिडिल क्लास के बच्चे भी आ सकते हैं, हम सब मिडिल क्लास से ही हैं, और यहाँ पे वो आके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। राइट। अमूल्य, आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें डिफरेंट जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स क्या डीयू में मिलते हैं, या फिर सभी टॉप क्लास के फैमिली के स्टूडेंट्स मिलते हैं? इन दिस फर्स्ट हमको सब काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता है, चाहे वो पुअर हो, मिडिल हो, हायर क्लास हो। तो इस नज़र से देखना, सब हमारे तरफ ही आया था, सो हम एकजुट के मिलकर काम करना है और पढ़ना है। बिल्कुल। तो ये हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी यही मेन वैल्यूज़ हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सबके लिए ओपन हो, उसमें सोसाइटी के लोअर से लोअर
सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से स्टूडेंट हो, चाहे कहीं से अपर से अपर हो, उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले, वो सब एक जगह आके यहाँ पे पढ़ सकें और यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं हो। तो विष्णु संगम, आप लोग कुछ कहना चाहें, इस पर एड ऑन करना चाहें? इसमें ये मैं यही कहूँगा कि DU एक वैसी जगह है जहाँ पे चाहे आप कितने भी मतलब बड़ी स्कूल से पढ़ गए हो, जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं तो वो बहुत से हैं जो बहुत सी मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गए या दूसरे बड़े बड़े स्कूल्स हो गए, बोर्डिंग स्कूल्स, वहाँ से भी आते हैं। और अगर मैं एक नॉर्मल स्कूल मतलब गांव के स्कूल से पढ़ के आ रहा हूँ तो हम भी सेम क्लास में बैठ रहे हैं, वो भी मेरे पास बैठ रहे हैं, मैं भी बैठ रहा हूँ, सेम चीज़ उनके पास है, सेम चीज़ मेरे पास है, कैंटीन भी वही है, लाइब्रेरी भी वही है। तो वो अपनी पर्सनल लाइफ जी वो अलग चीज़ है, बट एज ए होल देखें तो ऐसा कोई मतलब ऐसा मुझे डिस्क्रिमिनेशन वगैरह तो लगा नहीं कि मतलब आप अगर ऐसे फैमिली से आते हो तो आपको फील होता है या कराया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। संगम, तो जैसा कि भैया ने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन टाइप यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे आते हैं और अभी जो कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कंपटीशन आने वाले टाइम में भी बढ़ेगा। लेकिन यही है कि आप मेहनत करते रहो। CUET UG जो भी कुछ दिन में होने वाला है, तो आप उसके लिए बढ़िया से पढ़ें और DU में आएँ। डेफिनेटली, बिल्कुल आप लोगों ने अपने जो वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट व्यूज़ आपने शेयर की, जो आपने यहाँ पर देखा, जो यहाँ पर आपने फील किया। और मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के मन में ऐसी कोई विशेष बात हो, लगता है कुछ कहना चाहते हैं कि मेरा ये टॉप कॉलेज था, ये टॉप कोर्स था, मैं वहाँ जाना चाहता था, थोड़े मार्क्स से रह गए, नहीं जा पाए, या आप अब लाइफ में कुछ यहाँ से DU से पढ़ने के बाद आप आगे क्या सोचते हैं कि हम आगे क्या बन सकते हैं, या आगे हम UPSC कर सकते हैं या हम रिसर्च कर सकते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, जरूर बताएं। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, या आपने जो DU में किया हो, या आपने वो चीज़ कोई फ़नी एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई दूसरा एक्सपीरियंस होता है, वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल समीर, आप ऐसा कुछ भी ना यूनिक हो जो। देखिए भैया, सबसे पहली बात तो है DU में आने के बाद ट्रैवल, यस। क्योंकि पहले घर पे होते हैं तो घर वाले उनको डर लगता है, नहीं, पर दिल्ली आने के बाद उनको भी हो गया, हाँ बच्चा बाहर रहना सीख गया तो ट्रैवल अकेले कर सकता है। उसके बाद हम जैसे आंध्र प्रदेश गए, प्रयागराज गए, काशी गए, तो अलग अलग जगह ट्रैवल करके अलग अलग जगह मतलब शांति मिलती है। तो वो DU में आने के बाद ट्रैवल संभव हो पाया। इसके अलावा एक्सपीरियंस तो यह भी अलग अलग लोगों से मिलने से ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं जानना चाहूँगा आप लोग के कॉलेज से भी मतलब टूर्स होते हैं, ट्रिप्स होती हैं, कुछ अनऑफिशियल ट्रिप जाती है, स्टूडेंट अपना ग्रुप बना के अच्छा ग्रुप बन चले जाते हैं, कभी कभार ऑफिशियल ट्रिप भी होती हैं, दिल्ली में भी घुमाते हैं इधर उधर, नहीं बिकॉज दिल्ली भी अपने आप में एक हिस्टोरिकल सिटी है, यहाँ पर बहुत सारी यूनेस्को की साइट्स हैं और यहाँ पर हम जानते देश की कैपिटल है, ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें हैं। इसी वजह से सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक फोकस जोन बना हुआ है DU की, हाँ भाई DU ही जाना है, DU ही जाना है। भले ही हम देखते हैं कि DU में क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा जो दिल्ली सिटी है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है क्लाइमेट से रिलेटेड, चाहे ट्रैवल करना हो, चाहे यहाँ पर रहना हो। तो आप लोग कुछ ऐसा कहना चाहें कि भाई यहाँ का लाइफ कितना डिफ़िकल्ट है दिल्ली का, और कैंपस का लाइफ कैसा है? बिकॉज हम बाहर रहते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फील होती है, बट जब हम कैंपस में जाते हैं स्टूडेंट से अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो हमें मतलब वो चीज़ फील नहीं होती। नहीं, इससे पहले मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, दिल्ली की लाइफ के बारे में, या तो इससे पहले मैं कुछ DU के एक्सपीरियंस वगैरह उससे चीज़ें रिलेटेड से शेयर करना चाहता हूँ। कि जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आया तो तब मैं जैसे मैंने बताया कि वो चीज़ थी कि मुझे खुद को मतलब एक प्रूव करना था कि हाँ मैं भी मतलब इन लोगों की तरह हो सकता हूँ, जो मतलब माहौल में घुस सकता हूँ। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मुझे यहीं कहीं से ग्रुप्स में ऐसे किसी से थ्रू पता चला कि यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है लोधी गार्डन के पास, लोधी रोड, इलीट एरिया ऑफ दिल्ली, अगर आपको नहीं पता हो तो यहाँ पे एक वो सेंटर है। वहाँ पे मुझे पता चला कि हमारे अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो चेंज हो गए, चंद्रचूड़ सर आ रहे हैं, CGI। मुझे इसका पता चलता है और मुझे कोई पता नहीं, मैं पूरे दिन कॉलेज में घूम रहा हूँ। फिर शाम के मैं ट्रैवल करता था तो उसके पास ग्रीन पार्क मेट्रो लगता है, नहीं जोर बाग मेट्रो लगता है। तो मैं सही मेरा मन अचानक मेरे दिमाग में वो बात घूम रही है कि यार आ रहे हैं और मेरे पास कोई पता नहीं, एंट्री वगैरह कुछ पता नहीं। तो मेरा हिट किया, जैसे ही जोर बाग आया, मेट्रो के दरवाजे खुले, मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा जाएंगे, जैसा होगा देख लाएगा। मैं वहाँ पे गया और जैसे वहाँ पे गया तो मैं बहुत हिम्मत जुटा के वहाँ पे उसके अंदर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के पास इतने सारे कोट पैंट में पहने हुए एकदम अच्छे से, मैं सुबह पूरे दिन वही नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में कॉलेज से जाते हैं, बैग टांगे हुए, अकेला, सारे एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सारे मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह दूसरे सारे जो है।
तो मैंने बड़ी हिम्मत करके एंड मतलब किसी ने पूछा नहीं, मैं बड़ी हिम्मत करके उसके अंदर घुस गया। थोड़ी देर में देखता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेरे सामने बैठे हैं एकदम। तो आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया। और उसके बाद मैंने ख़त्म होने के बाद मैंने एक स्टेप और आगे लिया और हिम्मत करके उनके पास गया। मैंने उनसे 1 मिनट बात की, फिर फ़ोटो निकाली उनके साथ। तो वो सबसे मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस अब तक का है। और इसके अलावा मैं बहुत से लोगों ऐसे अलग अलग उसके बाद मेरा ये मन होगा कि अलग अलग समिट्स और सेमिनार्स होते हैं, इनमें जाता रहूँगा। तो मैं उसके बाद बहुत से लोगों से मिला हूँ, मतलब मैं बॉलीवुड से भी कई लोगों से मिला हूँ, जैसे मनोज वाजपेयी वगैरह हो गए इनसे। और अलग अलग फील्ड में मतलब मिनिस्टर से मिला हूँ, सेंट्रल मिनिस्टर से काफ़ी लोगों से मिला हूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ उसके बाद हो गई। तो ये मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। और ये चीज़ तो ऐसा भी कर सकते हो आप, मतलब ये मैं बता रहा था, बस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। राइट। तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ को, चाहे वो कोचिंग से जुड़े हों, सर विकास सर बहुत फेमस हैं, या विजेंद्र चौहान सर जो जाकिर हुसैन कॉलेज में टीचर हैं। तो इस तरह की जो फेमस पर्सनालिटीज़ आजकल एकेडमिया में, एजुकेशन में जो है वो DU के ही हैं वो लोग कहीं ना कहीं। बट स्टूडेंट का एक ड्रीम बन जाता है मुझे इन लोगों से मिलना है, यार कैसे मिलूँ। हम लोग एक हाइप बन जाती है कि हम कैसे मिलेंगे उनसे, क्या प्रोसेस होगा। बट अब DU में आता है तो बहुत कॉमन हो जाता है आपके सामने। यहाँ पर कभी कभी MLA MPs घूम रहे होंगे, आप बड़े बड़े लोग साथ बैठेंगे, यहाँ पर कोई वो नहीं होगा कि इससे मुझे मिलना है, मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो DU में आने के बाद एक ऐसा कॉमन आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है। यूनिवर्सिटी आपको एक ऐसा एक्सपोजर देती है कि आप बड़े से बड़े लोगों से यहाँ पर आप मिल सकते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी यहाँ पर आते हैं बहुत बार। और बॉलीवुड से हों, स्पोर्ट्स से हों, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आके मिलती हैं। सो संगम, आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहें, आप किसी पर्सनैलिटी से मिलना चाहते थे और आपने यहाँ पर DU में आके वो बिल्कुल। तो अभी करंटली मैं जो हूँ शालीमार बाग में रहता हूँ दिल्ली में। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो दिल्ली इलेक्शंस हुए थे अभी रिसेंटली, तो उनसे जिस दिन CM अनाउंस हुआ, तो उससे कुछ दिन पहले जो मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो उससे थोड़ा सा आगे रेखा गुप्ता जो भी CM है दिल्ली की, उनका घर है। तो वहाँ वो मेरे सामने से निकले, तो लाइक मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। तो मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि ये अभी BJP की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं इन्होंने BJP के लिए। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2-3 दिन बाद जब रिज़ल्ट आया तो न्यूज़ देखी, तो ये देखा कि रेखा गुप्ता को CM बना दिया। तो तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी 2-3 दिन पहले जिनकी बात कर रहा था उनको CM बना दिया। तो ये काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। यस भूमिका। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब भी आते हैं आपको लगता है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। बट आप जब दिल्ली में आते हो तो आप एक MLA, एक एलीट क्लास के भी जो लोग होते हैं, आप एक लोअर क्लास से भी हो तो भी आप एक साथ एक टेबल पे बैठ सकते हो। मतलब यहाँ पर इतने अच्छे से आप चीज़ों को देख सकते हो, एक नए नज़रिए से देख सकते हो कि यहाँ पर एलीट क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये डिफ्रेंसिएशन कहीं भी नहीं है। यहाँ पर आप हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब आपके सामने अभी कल को मोदी जी आ जाएंगे और आप यहीं पे होगे। मतलब आप दिल्ली में ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो, और स्टेट में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा वाइडली नहीं होती हैं जितना ये दिल्ली में नॉर्मल है। ये सारी चीज़ें दिल्ली में नॉर्मल हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा इन तमाम बातों को कि CUT UG के बाद स्टूडेंट जो यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, अपने कैंपस को कैसे एक्सप्लोर किया और अपनी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ डिफरेंट जो एकेडमिक्स होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी एक्टिव रहते हैं हमेशा कहीं ना कहीं, और एकेडमिक्स में भी अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं। और यहाँ का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसके बारे में लास्ट में थोड़ा इनसे बात करना चाहूँगा। इसके बाद इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं और एक नई वीडियो आपके साथ मिलेंगे। बट उससे पहले मैं यहाँ का जो सेमेस्टर सिस्टम है उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि यहाँ पे सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे होते हैं, आप लोग उसके लिए कितने दिन पहले पढ़ाई करते हैं या कितनी रेगुलर क्लासेस लेते हैं, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, स्टडी मटेरियल कैसे मिलता है, आप लोग पढ़ाई किस तरह से करते हैं, इसके बारे में आप लोग ज़रूर थोड़े स्टूडेंट्स को बताएं। विष्णु, तो ज़रा सेमेस्टर और स्टडीज़ के बारे में। भैया देखो, जैसे स्टडीज़ है तो वो नॉर्मल है, क्लास में जितना आपको पढ़ाया गया उतना पढ़ो, उसके बाद घर पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ो, क्योंकि उतना हेडेक नहीं है स्टडी का। अगर आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और एग्ज़ाम जैसे भी कहते हैं, मार्क्स डजेंट मैटर, तो आप अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। और सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत अच्छी बात, जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे जी SEC वेक ऐड हुए हैं, उससे हमारी स्किल्स और बेटर हुई है, जैसे पाइथन वगैरह, जावा और भी बहुत कुछ, इंग्लिश स्पीकिंग, वो हम सब अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा भी सीख सकते हैं। और सेमेस्टर एग्ज़ाम में वो भी 1 साल में हम 2 पेपर से दे सकते हैं। अगर किसी एक में फ़ेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर दोबारा दे देंगे, और इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी स्किल्स भी बढ़िया होती है।
एग्जैक्टली मैं विष्णु से जानना चाहूँगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ साथ थोड़ा आप एकोमोडेशन के बारे में बताएं कि क्या सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाते हैं या फिर हॉस्टल किस बेसिस पे मिलते हैं, और अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो फिर आपको यहाँ पर कैसे रहना होता है। जब हम बात करते हैं हॉस्टल्स की तो जैसे कि अलग अलग वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि मोस्टली हम यूजी की बात करें तो मैं यूजी तक ही रखूँगा इसको। तो यूजी में जब बात करेंगे तो आप अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आने का सोच रहे हो तो कम से कम इस के भरोसे मत आइए कि जब हमें हॉस्टल मिलेंगे तभी हम रहेंगे, तो क्योंकि ये नहीं होने वाला, क्योंकि हॉस्टल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर 70 कॉलेज है तो मान के चलिए लगभग 15 कॉलेज में हॉस्टल्स होंगे। मुझे लगता नहीं है इससे ज़्यादा कॉलेजेस में हॉस्टल होंगे, लिमिटेड हॉस्टल्स है और सीट्स लिमिटेड है। और वहाँ पे हर क्लास से आई थिंक अगर हॉस्टल्स हैं, जैसे हमारे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, जैसे नॉर्थ कैंपस के लगभग मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में हॉस्टल्स है, बाकी साउथ और कई ऑफ कॉलेज जैसे दीनदयाल उपाध्याय वगैरह में भी हॉस्टल्स हैं। तो उनमें भी एक क्लास से किसी एक बंदे को जिसका हाईएस्ट मार्क्स है उसको ही हॉस्टल मिल पाता है। तो अकोमोडेशन का यहाँ पे ये है कि आपको बाहर रूम लेके रहना पड़ता है। तो अभी के लिए मैं बस यही कहूँगा कि आप दिल्ली आइए और उसके बाद शुरुआत मतलब अगर आपके साथ कोई फ्रेंड्स वगैरह आ रहे तो ठीक है, आप उनके साथ अपार्टमेंट लेके या मतलब फ्लैट लेके रहते हैं तो आपको वो सस्ता पड़ता है। और वरना अगर आप शुरुआत में अगर अकेले हो तो आई वुड प्रेफर कि आप शुरुआत में पीजी में रहिए। आफ्टर लाइक कॉलेज टाइम में मतलब स्पेंड होने के बाद, फ्रेंड्स बनने के बाद आप मतलब अलग से रूम या मतलब शेयरिंग फ्लैट लेके रह सकते हो, तो वो भी सस्ता पड़ता है। तो और अगर मैं एक एस्टीम कॉस्ट बताऊं तो आप लगभग अगर आप सही से रहते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते हो, तो 10,000 रुपये में महीना निकालना मतलब आसानी से निकाल सकते हो। और इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तक जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगम, आप यहाँ की लाइफ के बारे में, आप कैसे बाहर रह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, और साथ ही अपने कोर्सेज़ के बारे में कि SEC, PEC, GC जो सेमेस्टर सिस्टम में होते हैं इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में स्टूडेंट्स को बताइएगा ज़रूर। सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो एग्ज़ाम्स के लिए आप को जो है रेगुलर क्लासेस जो लगानी पड़ती है। लाइक हमारे कॉलेजेस में तो जो अटेंडेंस है उसका मैंडेटरी रहता है कि आपको 70% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, वरना आपको डिटेन कर दिया जाएगा। तो अटेंडेंस के कारण जो है क्लासेस हम रेगुलर लेते हैं, और रेगुलर क्लासेस लेना भी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आप अगर क्लासेस में आप ढंग से पढ़ेंगे, जो प्रोफेसर का पढ़ाया आप ढंग से पढ़ेंगे, तो आपका जो है वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप जो अलग सोसाइटीज़ का जो काम है, अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको आप डेवलप कर सकते हैं, अपने टैलेंट को डेवलप कर सकते हैं। और अकोमोडेशन की जहाँ तक हम बात करें तो मैं जो स्टार्टिंग में आया था तो हम 3-4 दोस्त जो थे मेरे साथ आए थे, तो हमने फ़्लैट लेकर रहना स्टार्ट किया था। और बाकी जैसे विष्णु भैया ने बताया था कि अगर आप अकेले हो तो पीजी प्रेफर करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो कॉलेज आपको मिलता है उसके आसपास पीजीज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, और कॉस्ट जो है यही 10 to 12,000 मंथली आपका आएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो डीयू का अटेंडेंस है वो कुछ कॉलेज में कंपलसरी होती है, बट सभी जगह लगभग ऑलमोस्ट 70-75% अटेंडेंस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आप आ भी रहे हैं तो एटलीस्ट इसलिए आ रहे हैं कि आप क्लासेस अटेंड करें, एक क्लासरूम का जो एक्टिविटी उस माहौल को भी एक्सपीरियंस करें, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट होता है, हमारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो पाती हैं, हमारी जो हॉबीज़ हैं या स्किल्स हैं वो भी तभी डेवलप होती हैं जब हम कुछ रीडिंग करते हैं। तो एक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप यहाँ पर लाइब्रेरीज़ होती हैं, वहाँ पे इंटरनेट मिलता है, आप कोई भी जर्नल आर्टिकल एक्सेस कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं वो रीड कर सकते हैं, और अपनी पर्सनैलिटी का ओवरऑल DU में आके आप यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और UG में एडमिशन लेना, चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई भी कोर्सेज हो वो लेना वर्थ इट है। ज़रूर आप लोग आइएगा। और किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो, हेल्प चाहिए, तो राजस्थान लीडर्स एसोसिएशन RLA उसका हेल्प डेस्क का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके यूट्यूब पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया को। साथ ही आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस फॉर्म को आप फिल कीजिए, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। उसके थ्रू आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, और वहाँ पर अलग अलग वॉलंटियर्स हैं हमारे पास में DU के अलग अलग कॉलेजेस से, नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो। तो उन कॉलेज के स्टूडेंट्स, आपको उन कॉलेज के बारे में आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, काउंसलिंग से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, तो RLA हेल्प डेस्क इसके लिए 24/7 ओपन रहेगा। और इसके लिए हम हमारे सीनियर्स का, हमारे साथ जो स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स हैं उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल है। अपना कीमती टाइम आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल रहे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं, वो जस्ट फॉर हेल्प, जस्ट फॉर एक ह्यूमैनिटी के लिए, आप लोग हेल्प के लिए कर रहे हैं। तो आपको कोई पैसा नहीं देना, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके लिए कोई साथ फ्रॉड नहीं होने वाला। आप जस्ट उन लोगों से एज अ सीनियर, एज अ स्टूडेंट आप लोग जुड़िए। यदि आप सिंसियर जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप हेल्प चाहते हैं, तो ही आप लोग हेल्प डेस्क से जुड़िए।
आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप ऐसी फर्जी फ्रॉडबाजी करेंगे तो हेल्प डेस्क आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है, आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल एक डिसिप्लिन की मैं इस जेन्युइन वे में आप अप्रोच कीजिए स्टूडेंट्स को, वो आपको ये ज़रूर हेल्प करेंगे। और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।